Hello dear students, welcome you back again on Study Live. So dear students, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज फ्रॉम द जियोग्राफी। तो आज हम अगेन क्लास 10th जियोग्राफी से लेके आए हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th जियोग्राफी में, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये मिनरल्स क्या होते हैं, इन मिनरल्स की डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले जानेंगे मिनरल क्या होता है। मिनरल जिसे हम उर्दू जुबान में मादनियात भी कहते हैं। ठीक है, मिनरल एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम मिनरल की बात करते हैं, हमारे पेन से लेकर हमारे मकानों की छत तक हर जगह हम मिनरल ही मिनरल देखते हैं। सॉल्ट से लेकर आप चलोगे पेंसिल की निब तक तो मिनरल ही मिनरल है। ठीक है, मिनरल में आपके फोन की बैटरी से लेकर आपके फोन में स्टील और आयरन की लगी हुई चीजें मिनरल ही मिनरल है। ठीक है, सो एवरीवेयर इज मिनरल। नेचर कुदरती तौर पर बनने वाली है, मिनरल्स कुदरती तौर पर बनते हैं। ठीक है, किसी लेबोरेटरी में तैयार नहीं होते हैं। एक नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस है, एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। नंबर 1। नंबर 2 और क्या है? होमोजीनियस है। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो होमोजीनियस, एक जैसी फितरत इसमें पाई जाती है। ओके, और इसका बनने का अमल भी है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स टू फॉर्म। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए जरा देखते हैं। अ होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, एक कुदरती तौर पर होमोजीनियस, एक जैसी, ठीक है, कुदरती तौर पर बनने वाली सब्सटेंस है। डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसका एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। नेचर कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल, हमारे इर्द गिर्द नेचर में मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। मेटालिक हो, नॉन मेटालिक हो। ओके, मेटल नॉन मेटल के बगैर और भी बहुत तरह के हमारे पास मिनरल्स है। ओके, हमारे पास अगर आप देखेंगे तो हार्ड से लेकर सॉफ्ट मिनरल्स भी पाए जाते हैं। चलिए सॉफ्ट की एग्जांपल हम देखेंगे, टाक। ठीक है, सॉफ्टेस्ट जो है, सबसे नरम जो टाक पाउडर यूज की जाती है, और हार्डेस्ट डायमंड हम देख सकते हैं। ये हमारे पास मिनरल्स की बेस्ट एग्जांपल है। मिनरल्स, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, रॉक्स में पाए जाते हैं और इसके और उसमें पाए जाते हैं। ओके, लेट वी गो टू द, चलिए अब जरा जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं मिनरल्स कैसे वजूद में आते हैं, मिनरल्स कैसे बनते हैं। मिनरल्स के बनने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? तो हम कहते हैं मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओरस। कहां पे पाए जाते हैं मिनरल्स? ज्यादातर ओरस में पाए जाते हैं। और हम देखते हैं ऐसे, ठीक है, एक एक टुकड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ये रॉक का एक टुकड़ा है। अब इसमें प्योरिटी इंप्योरिटी दोनों, यानी मैटर मिनरल भी होगा, मिनरल के साथ बाकी इंप्योरिटीज भी होगी। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ओर कहते हैं। ठीक है, और डिस्क्राइब करता है एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल। हाँ, एक्यूमुलेशन, एक जमा, वट एक जमा, जिसमें जमा हो, जिसमें मिनरल्स जमा होना, तो उसे हम एक्यूमुलेशन कहेंगे। अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक ही तरह के नहीं, मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स, मुख्तलिफ तरह की चीजें इस और में हो सकती है। मिनरल जनरली किस किस सूरत में आता है? ये अक्सर देखा जाता है जॉइंट्स में, हाँ, फ्रैक्चर्स में, फिशर्स में, क्रैक्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहां पर सवाल है, ये जॉइंट्स क्या हुआ? ये सवाल है कि ये फ्रैक्चर्स क्या हुआ? देखिए, अर्थक्वेक के दौरान, अर्थक्वेक ही नहीं, प्लेट जब खिसकते हैं, प्लेट्स, हमारी अर्थ अलग अलग प्लेट्स की बनी हुई है। ठीक है, हमारी अर्थ के अंडर बाउंड्रीज है। इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा, हमें पढ़ना होगा, हमें बेसिकली अलग अलग थ्योरीज पढ़नी होगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारे पास है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी को स्टडी करना होगा। तो जमीन अक्सर क्रैक्स डेवलप होते हैं, अक्सर जमीन के अंदर अलग अलग तरह के क्या होते हैं, अलग अलग तरह के फ्रैक्चर्स पैदा होते हैं। और जमीन के इंटीरियर से, जमीन के इंटीरियर से क्या आता है? ये लावा या मैग्मा जमीन की तरफ आ जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? वो जमीन के अंदर ही कुछ बाहर आ जाता है, कुछ बाहर नहीं आ पाए। जो बाहर नहीं आ पाता है वो यहाँ पर इन क्रैक्स में पाया जाता है, जॉइंट्स में पाया जाता है। ठीक है, जब वो सूखता है तो सूखने के बाद, क्योंकि उनमें क्या, वो मिनरल रिच होते हैं, वो जो मटेरियल है वो मिनरल रिच होता है, तो वहां पर पाया जाता है। कहां कहां पर? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये पहली जगह है। दूसरा, बहुत सारे मिनरल्स बेड्स और लेयर्स में पाए जाते हैं। कहां पर? सेडिमेंट्री रॉक्स के बेड्स और लेयर्स में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। यानी जो तीन तरह की हमारे पास रॉक्स है, मेटामॉर्फिक हमारे पास इग्नियस है जो सबसे बेसिक रॉक है, फिर उसके बाद मेटाफॉर्मिक है, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री है। ये तीन तरह की रॉक्स है, इन तीनों में मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स और कैसे? ब्रेक डाउन ऑफ सरफेस रॉक। अब क्या हुआ, देखिए एक प्रोसेस है। ये वाली रॉक, हम इसकी एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये वाली रॉक्स है, ये सारी मिनरल्स कंटेन करती है। अब वेदरिंग की वजह से बारिश वगैरह हुई, यहाँ
पर वेदरिंग हुई, ये जो माउंटेन्स है ये टूटेगी और अपने साथ मिनरल्स कैरी करेंगी थ्रू द वाटर, ठीक है। अब वो आगे जाके डिपॉजिट होगी तो उन डिपॉजिशंस में भी मिनरल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बगैर आप देखोगे एलुवियल डिपॉजिट्स में भी मिनरल्स पाए जाते हैं, सैंड में भी, फुटहिल्स में भी पाया जाता है। अब ये सवाल है कि सर ये फुटहिल्स क्या होता है? ये आप देखिए, ये एक बहुत बड़ी चट्टान है। यहाँ पर आप ये जो बेसिक एरियाज है, जो अभी चढ़ रहे हैं ना यहाँ की तरफ, ठीक है, इन्हें हम फुटहिल्स कहते हैं। यहाँ पर भी आपको मिनरल्स मिलेंगे, वैलीज में मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। देयर इज अ टोन ऑफ मिनरल इन द ओशन, इसके बगैर आपको ओशंस में, सी बेड्स में भी मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जगहों, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगहों पे ही आपको मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। हर जगह आप वहां भी ढूंढोगे। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ओके। लेट अस गो। चलिए अब बात करते हैं, जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, लेट वी गो। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, रिमेंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। हम मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी इस चीज को देखने के बाद कि मिनरल्स कैसे बनते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं मिनरल्स को अलग अलग कैटेगरीज में। वी क्लासिफाई मिनरल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो सब जब हम क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहले आएगा ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल हम जानेंगे, ठीक है। लेट वी नो द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, ओके। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे? मिनरल। अब हम क्लासिफाई करेंगे मिनरल्स को। चलिए अलग अलग ग्रुप्स में इसको क्या करेंगे? मिनरल को डिवाइड करेंगे। लेट वी डिवाइड द मिनरल इन द डिफरेंट ग्रुप्स। सबसे पहले हमारे पास आएगा जिसे हम कहेंगे मेटालिक मिनरल, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? मेटालिक मिनरल आएगा। फिर हमारे पास नॉन मेटालिक आएंगे, ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल आएंगे। नॉन मेटालिक के बाद हमारे पास प्रीशियस मिनरल्स आएंगे। प्रीशियस मिनरल्स के बाद हमारे पास क्या आएंगे? हमारे पास आएंगे जिन्हें हम कहेंगे एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स। अब जब हमने कहा हम मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं इन 4 सिंपल कैटेगरीज में, सबसे पहले मेटालिक मिनरल, उसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल, प्रीशियस मिनरल और एनर्जी मिनरल। जब हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल को हम पिघला सकते हैं, मेटल को हम रीयूज कर सकते हैं, मेटल से हम पिघलाकर कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। मेटल के भी हम आगे फर्दर 2 हिस्से करते हैं, ठीक है, जिसको हम फेरस और नॉन फेरस कहते हैं। रिमेंबर, हम क्या कहेंगे इसे? फेरस एंड, शाबाश, नॉन फेरस। रिमेंबर, फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक। फेरस जिसमें आयरन क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है, नॉन फेरस जिसमें आयरन की क्वांटिटी कम पाई जाती है। वहीं पर हम चलेंगे नॉन मेटल की तरफ तो जिप्सम है, सीमेंट स्टोन है, लाइम स्टोन है, ठीक है। ये या कोल, या हम स्पेशली बात करेंगे जिप्सम की बात करेंगे, हम मार्बल की बात करेंगे, हम सैंडस्टोन की बात करेंगे, सीमेंट स्टोन की बात करेंगे, वो सारा हम टाल्क पाउडर की बात करेंगे, वो सारा किसमें आएगा? वो नॉन मेटल में, नॉन मेटालिक मिनरल जिसे हम कहेंगे ये ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से हासिल होते हैं। ये जिसे हम कहेंगे ये कंडक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये कंडक्टर्स नहीं होते, ये इंसुलेटर ज्यादातर होते हैं, याद रखिएगा। जब हम बात करेंगे नॉन मेटल क्या है? इंसुलेटर्स है, ठीक है। वहीं पर जब हम मेटल्स की बात करते हैं ये सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जब हम बात करेंगे प्रीशियस मिनरल्स की तो 3 मिनरल्स को हम यहां पर रखते हैं। सबसे पहले गोल्ड को रखेंगे, दूसरी जगह पर हम सिल्वर को रखेंगे, तीसरी जगह को हम प्लेटिनम को रखेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये 3 मिनरल्स आएंगे। फिर हमारे पास एनर्जी मिनरल्स जो आएंगे, एनर्जी मिनरल्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा कोल, ठीक है। कोल के बाद हमारे पास पेट्रोलियम आएगा, ठीक है, पेट्रोलियम। फिर हमारे पास इसी तरीके से गैस आएगी। ये कुछ मिनरल्स हैं जिन्हें हम किस में रख सकते हैं? एनर्जी मिनरल्स में रख सकते हैं। वो मिनरल्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, रिमेंबर, वो मिनरल्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दे आर नोन एज एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। ये मिनरल्स क्या है? जब हम इन मिनरल्स की बात करेंगे प्रीशियस की, ये महंगे तरीन मिनरल्स माने जाते हैं, ठीक है। गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, प्लेटिनम की बात करें। हाँ, जरा मेटालिक मिनरल अब हम 1 बाय 1 समझेंगे हर एक मेटल। स्पेशली हम बात करेंगे सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स की, ठीक है। सो लेट अस गो। मेटालिक मिनरल को सबसे पहले पढ़ेंगे। मेटालिक मिनरल क्या होता है, ठीक है। मेटालिक मिनरल में से जब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है फेरस। फेरस क्या होता है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल। जब हम देखेंगे मेटालिक मिनरल्स का सबसे ज्यादा 3/4 कौन है? फेरस है। मैंने सबसे पहले कहा था जब हम फेरस मिनरल्स की बात करते तो फेरस मिनरल्स में कौन आता है? इसमें हमें सबसे पहले आयरन और मैग्नीज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जरा आयरन ओर की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आयरन ओर आएगा।
आयरन इंडिया में आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है। इंडिया इज अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। इंडिया इज एंडीवर्ड विद द फायरली एबुडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन। इंडिया में बहुत अच्छे आयरन माइनस पाई जाती है। आयरन का बहुत अच्छा रिसोर्स है यहाँ पर, ठीक है। इसमें सबसे बढ़िया क्या है, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन, ठीक है। मैग्नेटाइट सबसे फाइनेस्ट आयरन माना जाता है, जिसमें हाई कंटेंट ऑफ आयरन पाया जाता है, लगभग 70% या 70% से ज्यादा। इट हैज 70% से ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है, आयरन मौजूद होता है। इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, याद रखिएगा इसमें जबरदस्त मैग्नेटिक क्वालिटीज है जब हम मैग्नेटाइट की बात करेंगे, ओके। इसके बाद हेमेटाइट है, जरा देखते हैं। हेमेटाइट दूसरा बड़ा ओर है, हम ओर की बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसा कंपोजिशन जिसमें मिनरल पाया जाए। हम क्योंकि आयरन ओर की बात करते हैं, आयरन ओर किस में आता है, फेरस मिनरल्स में आता है। हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन कौन है, वो है हेमेटाइट, ठीक है। जब हम इस ओर की बात करेंगे, इसमें 50 से 60% आयरन पाया जाता है। लेट अस गो, जरा देखते हैं। जब हम आगे बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि जो मेजर आयरन और प्रोड्यूस और बेल्ट्स हम उन एरियाज को कहते हैं जहां पर जो इंटरस्टेट एरियाज होते हैं, जिनमें आयरन डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जहां पर आयरन माइनस पाई जाती है। रिमेंबर, माइनस पाई जाती है। माइन उस जगह को कहते हैं जहां से हम मिनरल को प्रोसेस करते हैं, मिनरल को हासिल करते हैं, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या देखा, ठीक है, ओडिशा और झारखंड बेल्ट, फिर उसके बाद दर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, फिर बलेरी, चित्रदुर्गा, ठीक है, चिकमगलूर, ये वाला चिकमगलूर वाला बेल्ट, फिर आता है महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट। ये 4 बड़े बेल्ट्स है जो सबसे ज्यादा फेमस है, किसके लिए, याद रखिएगा, आयरन के लिए सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट, दैट इज द मैग्नीज। मैग्नीज द सेकंड फेरस इंपॉर्टेंट मिनरल। जब हम इसकी बात करते हैं तो ज्यादातर स्टील को बनाने के लिए, स्टील को बनाने के लिए, याद रखिएगा, हाँ, स्टील को बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। यूज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील को बनाने के लिए यूज होता है। स्टील की शाइन, स्टील आयरन से ही बनाया जाता है, आयरन ओर से ही बनाया जाता है। उसकी शाइन बरकरार रखने के लिए, उसकी चमक बरकरार रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीज का यूज करते हैं। कहा जाता है, जैसे कि हमने लिखा भी है, कि 10 किलो, नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील। 10 किलो, याद रखिएगा, 10 किलो क्या स्टील, 10 किलो मैग्नीज यूज किया जाता है 1 टन स्टील बनाने के लिए, ठीक। और ये इसके बगैर ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता है, किसका, मैग्नीज का। तो अनदर इंपॉर्टेंट जो हम बात करेंगे आयरन और जो हम फेरस मिनरल्स की बात करेंगे तो उनमें कौन आता है, मैग्नीज भी आता है। चलिए अब बात करते हैं नॉन फेरस की, ठीक है। नॉन फेरस, जरा देखते हैं। नॉन फेरस में कॉपर आएगा, ठीक है। नॉन फेरस में बॉक्साइट आएगा, नॉन फेरस में लीड आएगा, जिंक आएगा और गोल्ड भी आता है, ठीक है। ये मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में, मेटलर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले कॉपर की बात करेंगे। इंडिया इज नॉट अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, वी इंपोर्ट कॉपर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इंडिया में कॉपर की बहुत अच्छी माइनस नहीं है, इंडिया में बहुत ही लेस माइनस पाई जाती है कॉपर, याद रखिएगा। खाली बालाघाट माइनस में ही थोड़ा बहुत, क्योंकि आप देखोगे फर्टिलाइजर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आयरन का बहुत, कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखिएगा, मिलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका मेन रोल है। ये ज्यादातर इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में और केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। बालाघाट माइनस इन मध्य प्रदेश, कातरी माइनस इन राजस्थान और सिंहभूम, ये वो कुछ एरियाज है जहां पर मिनरल हमें मिलता है। डिस्ट्रिक्ट, इसके बगैर झारखंड हम देखते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का इंडिया में। रिमेंबर, झारखंड क्या है, याद रखिएगा, लीडिंग प्रोड्यूसर। झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉपर, जब हम कॉपर की बात करते हैं। चलिए अब जरा बात करते हैं दूसरे एक फेरस की, ठीक है। वो कौन है, बॉक्साइट, लाइटेस्ट। रिमेंबर, बॉक्साइट मींस एल्युमिनियम, याद रखिएगा। जैसे हमें क्या हासिल होता है, एल्युमिनियम हासिल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है। हम बात अगर करेंगे इंडस्ट्रीज की, हम बात करेंगे यूटेंसिल्स की, हम बात करेंगे आयरन इंडस्ट्री की, सॉरी ना, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की, तो हमारी जो HTs है, LTs है, अभी आप देखोगे बड़े-बड़े पोल्स पर लगने वाली जो तारें हैं, वो एल्युमिनियम की बनी हुई है। बर्तन हमारे घरों में जो है आजकल ज़्यादातर एल्युमिनियम से बने हुए हैं, ठीक है? बॉक्साइट डिपॉज़िट इज़ फॉर्म्ड बाय डिपोज़िशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट क्या होगा, जब वो डिपॉजिट होगा तो उससे फिर हमें बॉक्साइट की माइनस देखने को मिलेगी। एल्युमिनियम कहाँ से हासिल होता है? बॉक्साइट से। ये जरा ध्यान से सुनिएगा, एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट, और एल्युमिनियम हैज अ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलेबिलिटी। ये एल्युमिनियम की वजह से जो आज हम बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स देख रहे हैं, ठीक है, महंगे से महंगे फाइटर प्लेन्स, क्योंकि फाइटर प्लेन्स में बहुत हल्का मटेरियल चाहिए जिनमें बड़ी स्ट्रेंथ हो, तो ये चीज थी। बॉक्साइट की बहुत ही गुड प्रॉपर्टीज है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है, हल्का भी है और मेटल भी है, हल्का भी है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट भी है। हम क्या कहते हैं कि मेनली जब हम देखेंगे तो अमरकांतक प्लेट्यूज में इंडिया में बहुत अच्छा पाया जाता है, माइकाल हिल्स में पाया जाता है, और जब हम देखेंगे बिलासपुर काटनी रीजन में भी ये पाया जाता है। ओके, चलिए अभी हम बात करेंगे, अब जरा चलते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की तरफ। अभी तक हमने किसकी बात की थी? अभी तक हम बात कर रहे थे मेटालिक मिनरल्स की, नॉन मेटालिक की। अब हम जरा बात करेंगे किसकी? नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा माइका। माइका एक इंपॉर्टेंट मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल है, ठीक है, नॉन मेटालिक है। ये सीरीज, अब जरा देखिएगा, इसने लिखा है माइका इज ए मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। इट कैन बी कलर ब्लैक, ये ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ठीक है, या येलो और ब्राउन भी हो सकता है। माइक, ठीक है, ये मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। जरा उसके बगैर लो पावर लॉस फैक्टर है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, रेजिस्टेंस और हाई वोल्टेज पे है, ठीक है। माइका डिपॉजिट्स कहाँ पर पाई जाती है? आप देखोगे तो छोटा नागपुर का जो रीजन है इंडिया में, वहां पर ये इसकी माइनस पाई जाती है। नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर, नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर, आई विल शो इट ऑन यू मैप, ठीक है। ये अगर हम एक छोटा सा एरिया ले, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे नागपुर मानते चले, तो ये नागपुर का नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। जरा देखिए इसने क्या कहा, नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर, तो इस छोटा नागपुर के इस वाले एरिया में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? माइका के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। लेट वी गो, ठीक है। अब जरा देखिए दूसरा क्या है, अब जरा बात करेंगे किसकी? रॉक मिनरल्स की बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी नॉन मेटालिक मिनरल्स की, अब जरा हम बात करेंगे रॉक मिनरल्स की, ठीक है। तो रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन, पत्थरों की सूरत में, हाँ, ये इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ज्यादातर कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, दो चीजें, या तो कैल्शियम कार्बोनेट या तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। और इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है ना, वो ये ज्यादातर सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज द बेसिक रॉ मटेरियल। सीमेंट इंडस्ट्री की जो जान है, सीमेंट इंडस्ट्री की जो बेस है, वो यही है। कौन है वो? ये क्या कहते हैं इसको बेटा? ये लाइमस्टोन ही है, हाँ। और ये एसेंशियल है बेटा, स्मेल्टिंग आयरन इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन इंडस्ट्री के लिए भी। कौन सा? जब हम बात करेंगे लाइमस्टोन की, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। चलिए आगे, अब जरा हम बात करते हैं इन मिनरल्स की कंजर्वेशन पे। व्हाई वी नीड टू कंजर्व द मिनरल्स, मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत क्या है? व्हाई वी नीड द कंजर्वेशन, ठीक है। जरा बात करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि मिनरल कंजर्वेशन, मिनरल कंजर्वेशन। व्हाई वी नीड टू कंजर्व द मिनरल्स, क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स, ठीक है, या व्हाई वी नीड टू व्हाई there is a need of mineral conservation। मिनरल कंजर्वेशन की जरूरत क्या है? आप हमें बताइए, कंजर्वेशन क्या होता है? किसी चीज को बचाना, किसी चीज को सेव करना। Why we need to save the things for the future uses। अभी हम पहली चीज, दो तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ना, सबसे पहली चीज जो कंजर्वेशन में याद रखनी है, वो क्या है? क्योंकि मिनरल्स को बनने में हजारों साल लगते हैं, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो जिस हिसाब से हम अभी यूज कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में मिनरल्स नहीं होंगे, ठीक है, यानी आगे वाली जनरेशन को लॉस होगा। Number two, that is the sustainable development. For the promotion of sustainable development, we need the minerals for the sustainable development के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत है। अगर हम मिनरल्स को बिल्कुल हार्शली यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। हम बार बार वो जो ग्रीड है,
उस ग्रीड के लिए हम मिनरल्स को बार बार निकालने की कोशिश करेंगे तो एनवायरमेंट को नुकसान होगा, एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, तो एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए हमें मिनरल्स को क्या करना होगा, स्लोली यूज करना होगा, बैलेंस्ड यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। सो लेट वी सी क्या लिखा है हमने, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज मिनरल वेल्थ। देखिए मिनरल्स क्या है, ज्यादातर जितने भी हम मिनरल्स की बात करेंगे ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको बनने में हजारों साल लगते हैं। हाँ, अगर हमने, इसीलिए ये जरूरत है, इसको बनने में जब हजारों साल लगते हैं तो इस वी हैव टू केयरफुली यूटिलाइज द मिनरल्स। मिनरल रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, और हम जिस हद तक गए हैं कि जिसकी वजह से अब एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्रिटिकल टेक रिक्वायर्ड एक्शन। देखिए मिनरल्स के बगैर हम आज की जिंदगी, इंडस्ट्री वगैरह नहीं चला सकते हैं। अगर हमने बैलेंस यूज ऑफ मिनरल्स, जस्ट जिसे हम कहना जस्टिफाई नहीं किया मिनरल रिसोर्सेज को, अगर हम रोक नहीं पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, तो आने वाले वक्त में मिनरल रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। जब मिनरल रिसोर्स खत्म हो गए तो एनवायरनमेंट पर सीधा सीधा असर होगा। वही चीज हमने देखा कि एक्शन एनेबल प्लान एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। वी हैव टू बैलेंस, वी नीड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, चलिए, इसके बगैर हम, अ मैन कैन नॉट लिव विदाउट द मिनरल्स। रिमेंबर, एक इंसान मिनरल्स के बगैर रह नहीं सकता है, ठीक है। हमारे खाने से लेकर हमारे पीने तक, हमारे चलने तक, हर जगह मिनरल का इस्तेमाल है। हमें चाहिए कि यूज ऑफ, याद रखिएगा, अगर हम मिनरल्स को, हमने क्या नहीं किया, अगर हमने मिनरल्स को बैलेंस्ड यूज नहीं किया तो मिनरल्स इस जमाने से खत्म हो जाएंगे। या हमने एनवायरनमेंट पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया ना मिनरल्स को निकालने के लिए, मिनरल्स को हासिल करने के लिए। एक तो हमारा एनवायरनमेंट ऑलरेडी डिग्रेड हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के असरात सीधे सीधे अभी दिख रहे हैं, तो आने वाले वक्त बहुत ही खतरनाक होगा। एक तो कीमतें बढ़ेंगी तो इंसान के अप्रोच से बाहर हो जाएंगी, ठीक है। एक आम इंसान फिर मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दैट वाई वी नीड टू द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सो लेट अस गो नाउ, लेट वी टॉक अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। हम आज बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, वी विल डिस्कस द एनर्जी। रिमेंबर, वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट, वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी। चलिए, एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी अगर हम देखेंगे, हम कहते हैं ताकत, ठीक है। तो इसे हम उर्दू में, अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, पूरा हम लिखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज, तो वी से, हाँ, तवानाई के वसाइल, तवानाई के वसाइल। हम एनर्जी रिसोर्सेज को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड देयर इज अनदर वन, नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉन्वेंशनल सोर्सेज रिवायती, जो रिवायती तरीके हमारे एनर्जी हासिल करने के रहे हैं, ठीक है, दे आर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो बड़े ही महंगे भी है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज वो है जो जिसे हम देखेंगे तो वो नॉन एग्जॉस्टेबल है, वो खत्म नहीं होंगे, जल्दी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। और उनका सबसे बड़ा क्या है कि दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड वंस यू यूटिलाइज द मशीनरी, यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी, इट बिकम्स द चीप। ओके, लेट वी सी। देखिए, हमने बात भी की है, हमने बात कहा है कि इसको क्लासिफाई किया जा सकता है कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल में। कॉन्वेंशनल बिल्कुल रिवायती पुराना तर्ज तरीका, जैसे फायरवुड हम यूज करते थे, लकड़ी का इस्तेमाल, फायरवुड किस में आएगा? कॉन्वेंशनल में आएगा। केटल डंग आएगा, जो पहले पहले ओपले यूज किए जाते थे, ठीक है, अभी इंडिया में किए जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम, ये भी कॉन्वेंशनल की लिस्ट में आता है, ठीक है, ये रिवायती है, याद रखिएगा। जो रिवायती एनर्जी हासिल करने के तरीके, रिवायती मीन्स ट्रेडिशनल या ओल्ड हम कहेंगे, ठीक है, रिवायती या ओल्ड जब हम कहेंगे। नेचुरल गैस, ये भी अब पुराना हो गया। इलेक्ट्रिसिटी भी इसी लिस्ट में आती है कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। वहीं पर जब हम नॉन कॉन्वेंशनल की बात करते हैं, नॉन कॉन्वेंशनल में जब हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि सोलर एनर्जी। नॉन कॉन्वेंशनल मीन्स न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिमेंबर, न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जब हम न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम कहते हैं विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोगैस है, एटॉमिक एनर्जी है। दीज आर द न्यू सोर्सेज ऑफ
एनर्जी। रिमेंबर, जब हम बात करते हैं नॉन कॉन्वेंशनल की, तो कॉन्वेंशनल महंगे हैं, नॉन कॉन्वेंशनल सस्ते हैं। जब हम कहते हैं कॉन्वेंशनल ये एनवायरमेंट, ये पोल्यूटेंट है, नॉन कॉन्वेंशनल नॉन पोल्यूटेंट है, ठीक है। जब हम कॉन्वेंशनल की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक नया तरीका है, ये सस्ते हैं, ये महंगे हैं, ठीक है। नॉन कॉन्वेंशनल महंगे हैं और नॉन कॉन्वेंशनल सस्ते हैं। सो देयर शुड बी अ कंपैरिजन बिटवीन कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल। इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स कि डिस्कस द कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कॉन्वेंशनल। अच्छा, कॉन्वेंशनल की एग्जांपल हमने अभी कहा, पेट्रोलियम है, फायरवुड है, कैटल है। और हमने कॉन्वेंशनल की, नॉन कॉन्वेंशनल में से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक है, सोलर है, विंड एनर्जी है, ठीक है। ये बिल्कुल ही, जब हम बात करेंगे नॉन कॉन्वेंशनल्स की, ये सस्ते हैं, ये फ्यूचर बेस्ड है। ओके, चलिए अब जरा सबसे पहले कॉन्वेंशनल्स की बात करते हैं। कॉन्वेंशनल सोर्सेज में हमारे पास सबसे पहले नंबर पर कोल आएगा। कोल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। रिवायती है, ट्रेडिशनल है, एनवायरमेंट में बहुत पोल्यूशन पैदा करता है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया अपने पावर का 70% जो है ना, बिजली का, वो थर्मल पावर से, यानी वो ज्यादातर कोल को जलाकर ही हासिल कर रहा है। अब वहीं पर अगर हम एक ट्रांसफर करें कल को हमने कोल को हम बंद करेंगे, तो हम कितना एनवायरमेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। माइनिंग भी कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जब हम बार बार कितना हमारे पास कोल का डिपोजिशन होगा, ठीक है। इसलिए वी नीड अ सेकेंड ऑप्शन, वी नीड अ चेंज। दैट वाइज जब हम देखते हैं तो ये बहुत ही एविडेंटली अवेलेबल फोसिल फ्यूल है, ठीक है। पावर जनरेशन के लिए यूज होता है ये। इसके बगैर इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे, घरों के लिए भी, डोमेस्टिक नीड में भी और इंडस्ट्रीज में भी इंपॉर्टेंट रोल है। आयरन और इंडस्ट्री के लिए तो ये बैकबोन का काम करती है। जब हम देखेंगे तो लिग्नाइट इसमें सबसे, जब आप देखोगे तो कहा इसमें हमें अलग अलग तरीके के मिलेंगे। इसमें हमको बाइटुमिनस मिलेगा, ठीक है। इसमें हमें बाइटुमिनस के बगैर अगर आप अभी हम आगे चलेंगे तो हमें अलग अलग तरह के यहाँ पर बाइटुमिनस भी मिलेगा, लिग्नाइट भी मिलेगा, पीट भी मिलेगा, ठीक है। लेट अस सी, लिग्नाइट लो ग्रेडेड ब्राउन कोल है, ठीक है। या इसके बगैर अगर हम बिटुमिनस की बात करेंगे, हाँ, विच इज हाई मॉइस्चर कंटेंट। लिग्नाइट में हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। जब हम कोल की बात करेंगे, डीप और सब्जेक्टेड है बेटा कि टेम्परेचर, जैसे हमने अभी कहा, बाइटुमिनस कोल सबसे इंपॉर्टेंट कोल है जो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। एंथ्रेसाइट सबसे हाई क्वालिटी कोल है, जिसमें 90% तक क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है। आप जरा देखिए, इंडिया में जारिया है, रानीगंज है, बकरौव है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है। और इंडिया में जो सबसे अच्छे कोल फील्ड है वो पाए जाते हैं गोंडवाना कोल फील्ड्स। रिमेंबर, कौन से कोल फील्ड्स पाए जाते हैं? गोंडवाना कोल फील्ड्स, गोंडवाना कोल फील्ड्स। गोंडवाना कोल फील्ड्स वो कितने पुराने हैं? कुछ 200 मिलियन साल पुराने हैं, याद रखिएगा, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो हमें यहाँ से पता चला कि मुख्तलिफ तरह का कोल पाया जाता है। सबसे पहले एंथ्रेसाइट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। एंथ्रेसाइट, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा, एंथ्रेसाइट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोल। लेट वी मार्क वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोल कौन है, वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या है? सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हाई क्वालिटी कोल। उसके बाद हमें बाइटुमिनस मिलेगा, बाइटुमिनस। उसके बाद हमें लिग्नाइट मिलेगा तीसरे दर्जे का, और लास्ट पे पीट, ठीक है। ये 4 अलग अलग तरह के कोल पाए जाते हैं। रिमेंबर, ये 4 अलग अलग तरह के कोल पाए जाते हैं। इंडिया वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कोल इन द वर्ल्ड, ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज भी कर रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट द चाइना एंड इंडिया, तो इंडिया, चाइना नंबर 1 पे, उसके बाद इंडिया की बारी आती है। लेट अस सी, अब दूसरे नंबर पर हमारे पास जब हम कॉन्वेंशनल सोर्सेज की बात करेंगे तो पेट्रोलियम। पेट्रो एंड इलियम से निकला है, पेट्रो एंड इलियम, यानी हम कहेंगे तो पत्थरों से निकलने वाला, ठीक है। ऑयल फ्रॉम रॉक्स, जो तेल कहां से निकलेगा? रॉक से निकलेगा, ठीक है। अब जब हम देखेंगे तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एज अ फ्यूल काम करता है, ठीक है। ये हीट और लाइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पेट्रोलियम की बात करेंगे, वाइड वैरायटीज इसमें काउंट होती है। लुब्रिकेंट्स, मशीनरीज के लिए जब भी हम देखेंगे, ग्रीस से लेकर पॉलिश, कलर्स, पेंट, ये इसी पेट्रोलियम से हासिल होता है। इसके बगैर बहुत सारी जो क्रीम्स वगैरह वो भी यही से हासिल होती है, ठीक है। रॉ मटेरियल और बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल पेट्रोलियम से ही आता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री। रिमेंबर दिस वर्ड, नोडल इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ नोडल इंडस्ट्री ये काम करती है। हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त पेट्रोलियम से ही चल रहा है, ठीक है। सिंथेटिक टेक्सटाइल्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात
बात करें, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, उसमें पेट्रोलियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हम देखेंगे इंडिया में मुंबई हाई में सबसे ज्यादा पेट्रोल निकलता है, ठीक है, और इंडिया में जो पहली रिफाइनरी वो कहाँ पे, दिग्बॉय में, याद रखिएगा, दिग्बॉय आसाम में इंडिया में पहली ऑयल रिफाइनरी यानी तेल को साफ करने वाला पहला कारखाना कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, आसाम दिग्बॉय में 1952। और इंडिया इज नॉट अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, इट इम्पोर्ट्स ऑयल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम द, अगर हम बात करेंगे तो हम अभी अरब कंट्री से ज्यादातर, गल्फ कंट्रीज या अरब कंट्री से ज्यादातर इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है, तेल इंपोर्ट कर रहा है। चलिए, तो हमने अभी देखा इंडिया में 3 जगह ऐसी है जहां से हमें तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज जो माने जाते हैं, दैट इज नंबर 1 सबसे पहले मुंबई हाई, फिर उसके बाद गुजरात और फिर आसाम। ये कुछ मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज है, ठीक है, तो हमें याद रखना है। इसके बगैर अगर आप देखोगे जो सड़कों में लगने वाला तारकोल है वो भी पेट्रोलियम से ही आ रहा है, जो पॉलीथीन है वो भी इसी इंडस्ट्री से आ रहा है। इसीलिए हमने कहा बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो जान है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से ही आता है। Let us move to the another important, that is the natural gas. Natural gas एक important clean source of energy है। Remember, important और clean source of energy है। जब हम इसकी बात करते तो हम कहते हैं environment friendly fuel है, ठीक है। पावर याद रखिएगा, the power and fertilizer industry are the key users। एक तो पावर सबसे इंपॉर्टेंट और बेटा दूसरा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इस नेचुरल गैस को यूज करता है। जब हम बात करेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, ये व्हीकल्स में यूज होता है, ठीक है। अब क्योंकि लिक्विड फ्यूल या लिक्विड जो हमारे पास फ्यूल्स है उनको रिप्लेस कर रहा है। लार्ज रिजर्व्स जो इसके मेन सोर्सेज है, जहां जहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं जिस जिस जगह पर हमें तेल मिलेगा उसी के नजदीक हमें ज्यादातर गैस के भी खजाने या गैस के भी डिपोजिट्स मिलते हैं, ठीक है। हमें कहां से मिले हैं, कृष्णा गोदावरी बेसन जो इंडिया है, कृष्णा गोदावरी जो रिवर कृष्णा और गोदावरी का जो बेसन है, एरिया है, वहां पर हमें डिपॉजिट्स डिस्कवर हुए हैं अभी तक, किसके, नेचुरल गैस के। सो कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कहां पर, आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो 2 तरीकों से हासिल होती है। ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। हम 2 तरीकों से, या तो थर्मल, या तो हम सबसे पहले कोल का इस्तेमाल करके, या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, पानी के जरिए हम बिजली को पैदा करते हैं। तो जब आप देखोगे तो बाय रनिंग द वाटर, ठीक है, जहां पर क्या करेंगे, एक डैम, पानी, एक रिवर को रोका जाता है, याद रखिएगा एक रिवर रन कर रहा है, ठीक है, ये एक रिवर आ रहा है, इस रिवर को रोका जाएगा, ठीक है, उस पर एक बांध बनेगा, एक बड़ा सा डैम जिसे हम मल्टीपर्पज रिवर वाटर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। फिर इसका पानी को चैनल्स के जरिए टरबाइन तक लिया जाएगा, टरबाइन से बिजली प्रोड्यूस की जाएगी और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओके। ये एक तरीका है। देखिए ये कहा गया है, रनिंग वाटर drives hydro turbine to generate hydro electricity। हाइड्रो मीन्स पानी से पैदा होने वाली बिजली, ठीक है। ये भी एक रिवायती तरीका है, सबसे ओल्डेस्ट तरीका था। इंडिया में नंबर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स है, जो हमें एक तो सिंचाई, मछली पालन और उसके साथ साथ वो हमें क्या करते हैं, वो हमें बिजली भी पैदा करके देते हैं, जिनमें बाकरा नंगाल, ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपाली हाइडल प्रोजेक्ट और भी बहुत सारी है, सलाल वगैरह, सिंध सलाल भी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो क्या कर रहे हैं, जो हमें बिजली के साथ साथ बाकी फायदे भी दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे मल्टीपर्पज रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, यानी पानी के जरिए। दूसरा क्या हुआ, बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स, जैसे गैस को जलाकर, जैसे कोल को जलाकर, पेट्रोलियम को जलाकर भी हम पावर हासिल कर लेते हैं। जैसे कोल की बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करेंगे, नेचुरल गैस की बात करेंगे, ठीक है, जिसकी मदद से हम टर्बाइन्स को चलाते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, थर्मल, जहां पर हम हीट की मदद से, हाँ, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट यूजेस नॉन रिन्यूएबल। हम बट क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा, जब भी हम, जो हमारा दूसरा तरीका है वहां पर हम नॉन रिन्यूएबल चीजें यूज कर रहे हैं, वो चीजें जो वापस नहीं आ सकती है। पानी का इस्तेमाल तो दोबारा हो रहा है, ठीक है, बट वहीं पर जब हम फॉसिल फ्यूल्स को फिर से एक बार यूज करें तो दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अगेन व्हाट वी अनसस्टेनेबल ग्रोथ, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट।
लेट अस मूव, ठीक है। तो चलिए अब जरा बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है, दैट इज व्हाट, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल हमने पहले कहा ये रिवायती नहीं है, ये ट्रेडिशनल नहीं है, बल्कि ये न्यू है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सस्ते हैं, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें नॉन एग्जॉस्टेबल कैटेगरी में भी आते हैं। चलिए, तो रिन्यूएबल जो जिनमें स्पेशली हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे, विंड एनर्जी की बात करेंगे, टाइडल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, या बायोगैस की बात करेंगे, ठीक है। ये क्या है, याद रखिएगा, ये सारे नॉन कॉन्वेंशनल्स में आते हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसको, न्यूक्लियर को कुछ टाइम रखते हैं। सबसे पहले हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं। सोलर एनर्जी हम कहते हैं, सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय सन। सोलर एनर्जी कहां से, जो सन की लाइट को हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। सन की लाइट को हम यूज करते हैं और उससे हम पावर जनरेट कर रहे हैं। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही है। ओके, किसमें कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी में। याद रखिएगा किसको, जहां पर हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, सन की एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, और हम उसे किसमें स्पेशली हम बात करेंगे, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिलिकॉन के साथ साथ जब हम देखेंगे तो इसमें खुली जगह का होना बहुत जरूरी है। अब क्या हो रहा है, स्पेशली अगर हम ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करेंगे, इंडिया का साउदर्न और इंडिया का जो इंडिया की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे बेटा, राजस्थान के बाद बगैर अगर हम चलेंगे मराठा की तरफ, मराठा के साथ साथ अगर हम चलेंगे द्राविड़ की तरफ, तो वो कुछ एरियाज है जहां पर हम बहुत अच्छी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे जो फोटो पीरियड है वो लॉन्ग है, ठीक है, और फोटो पीरियड के साथ हीट भी अच्छी आती है। वहीं पर अगर हम कश्मीर के एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कुछ महीने यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो उस तरीके से नहीं आता है, ठीक है। सोलर एनर्जी क्योंकि ये सस्ती भी है, जब हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे, इट इज चीप, याद रखिएगा, ये चीप है, ठीक है, और ये क्या है, रिन्यूएबल भी है। आप हर दिन सूरज चढ़ता है, जब तक दुनिया है तब तक सूरज चढ़ेगा, ठीक है। ये पोल्यूशन भी नहीं फैलाता है, इस वजह से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एनर्जी मानी जाती है, ठीक है, नॉन कॉन्वेंशनल में। यानी हमारे पास जो फ्यूचर है, फ्यूचर सोलर एनर्जी का ही है। पूरी दुनिया इस वक्त यूटिलाइज कर रही है। नाउ अनदर थिंग इज द न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एनर्जी, ठीक है। द वर्ल्ड इज वर्किंग फॉर इट, दुनिया इस पर काम कर रही है, और बहुत सारी कंट्रीज में तो इसकी एनर्जीज को यूटिलाइज भी किया जा रहा है। यहां पर क्या किया जा रहा है, एटम के स्ट्रक्चर से, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अल्टर करके वहां से एनर्जी हासिल की जा रही है। यूरेनियम एंड थ्यूरियम बेटा यूज होता है इससे एनर्जी हासिल, यानी जो मेन रॉ मटेरियल है वो कौन है, यूरेनियम एंड थ्यूरियम बेटा, याद रखिएगा। और इससे हम एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूरेनियम और हम थ्यूरियम को यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। इस पावर को हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दुनिया इसी की तरफ जा रही है, ठीक है। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और सस्ता भी है। जिस तरीके से सोलर एनर्जी सस्ती है, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये जो एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, ये भी बहुत सस्ती है। लेट अस मूव टू द अनदर वन, दैट इज द विंड पावर, यानी हवा चक्की, हवा से हम टर्बाइन्स को चलाते हैं और उससे बिजली प्रोड्यूस करते हैं। कोस्टल एरियाज में इसका जबरदस्त, जिसे हम कहेंगे ना, कोस्टल एरियाज में स्पेशली ओपन एरियाज में इसका जबरदस्त पोटेंशियल है। जब हम इसकी बात करेंगे तो विंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा, जहां पर हम विंड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये सस्ता भी है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। विंड टर्बाइन इज यूज्ड, इसके लिए विंड टर्बाइन यूज किए जाते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट विंड फार्म अगर आप देखोगे तो इंडिया में तमिलनाडु, ठीक है, नागरकोल टू मदुराई, ये आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु, हाँ, फ्रॉम नागरकोल टू मदुराई। मैंने कहा ना, कोस्टल एरियाज में हम विंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोस्टल एरियाज में, ओके। नाउ मूविंग टू द बायोगैस, अनदर इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जिसमें हम कहते हैं बायोफ्यूल, दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड। बायोफ्यूल जो नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है व्हेन ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड बायोगैस। हम क्या करते हैं, हम घर में से जो स्पेशली
स्पेशली हम गाँव देहात की बात करेंगे, वहाँ पर हम ऑर्गेनिक मटेरियल, स्पेशली हम बात करेंगे मैन्योर, निकलने वाला मैन्योर या घरों से निकलने वाला जो ग्रीन कचरा है उससे गैस, उससे उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसको फिर हम ब्रेक डाउन करते हैं, एक बिल्कुल उसके लिए एक ट्रंच बनाते हैं, उसमें डालते हैं, ठीक है, उसको चारों तरफ से बंद करते हैं। वहाँ से एक गैस प्रोड्यूस होगी, स्पेशली द मोस्ट इफेक्टिव वे टू यूज़ काऊ डंग इज़ क्रिएट बायोगैस। हाँ, उससे निकलने वाली जो गैस है, उसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मैन्योर की क्वालिटी भी बढ़ती है और उससे निकलने वाली गैस को हम घरों में यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स, ठीक है, जो जिसे हम मान सकते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दैट इज़ अनदर इज़ द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है? लहरों से, समंदर की लहरों से, लहरों का हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, याद रखिएगा, क्योंकि जब तक रहती दुनिया तक, जब तक समंदर है, जब तक पानी है, जब तक जिंदगी है, तब तक ये चलेगा, ठीक है। टाइडल, इन लहरों का इस्तेमाल, टर्बाइन्स एक नैरो एरिया को देखा जाता है, याद रखिएगा, नैरो एरिया किसका? समंदर का, वहां पर हम टर्बाइन्स को फिट करते हैं। इस तरीके से हम टर्बाइन को फिट करते हैं कि पानी की लहरें टकरा जाती है और टर्बाइन रन करता है, वहां से बिजली क्रिएट होती है और उस बिजली का इस्तेमाल हम करते हैं। ये भी हाइडल ही है, याद रखिएगा, मगर यहाँ पे फर्क है, हमें वहां पर डैम बनाने पड़ते हैं, पानी को जमा करना पड़ता है। यहाँ पर बिल्कुल विंड टाइड्स आके टकरा कर विंड टरबाइन को रन करती है और टाइड्स में एनर्जी भी बहुत होती है और ना रुकने वाला अमल है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे? टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे हाइड्रो पावर के लिए। हाँ, ये कन्वर्ट करेगा, एनर्जी का हासिल करेगा, हमें एनर्जी पावर बना के देगा, ठीक है। तो इन इंडिया गल्फ ऑफ खंबट, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात और वेस्ट कोस्ट में ये चांसेस है, ठीक है। और गंगा डेल्ट में भी, जब हम सुंदरबन रीजन की बात करेंगे वेस्ट बंगाल में, वहां पर भी एक अच्छी खासी कंडीशन है जहां पर हम टाइडल यानी इन लहरों से बिजली पैदा कर सकते हैं। मैंने बार बार कहा, जब हम फीचर्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले दे आर चीप, ठीक है, सस्ते भी है, हाँ, ये नॉन सबसे सस्टेनेबल भी है, ठीक है, बहुत देर तक रहने वाले हैं। उससे बड़ी बात बेटा, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, यानी इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होने वाला है। ऑल दीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये सारे के सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये माहौल दोस्त रिसोर्सेज है एनर्जी के, ओके। चलिए, इसके बाद लास्ट वन जो हम देखेंगे वो है जियोथर्मल एनर्जी, अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स, जहां पर हम अर्थ के अंदर जो छुपी हीट है उसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे? हम पावर को जनरेट कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट एंड पावर फ्रॉम अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में, ठीक है, जो इग्नियस रॉक्स की वजह से, जो लावा और मैग्मा की वजह से जो हीट डेवलप हुई है अर्थ के अंदर, उस हीट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। उस वहां से एक स्टीम कॉन्सेप्ट पे हम पानी, बिजली का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया, स्पेशली इन उन एरियाज में, स्पेशली जहां पर अगर कहीं पर गर्म पानी के जो चश्मे हैं, गीजर्स है, तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। हाँ, पुग्गा वैली लद्दाख में, पार्वती वैली इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां जहां हम अभी कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि वहां पर जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल मीन्स गर्मी, याद रखिएगा, जो जमीन, जियो मीन्स अर्थ, जहां पर हम अर्थ की हीट को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए। Okay, so these were the conventional and non-conventional sources of energy. Now फिर से एक बार क्वेश्चन है, conservation of energy resources, why we need to conserve। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं why we need energy input required। देखिए, एनर्जी हमें जरूरत है, हमारी नेशनल इकोनॉमी को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। अगर हम एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखेगा, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, कॉमर्स की बात करें, डोमेस्टिक, हर एक फील्ड में हमें एनर्जी की जरूरत है। सस्टेनेबल कोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशन की इकोनॉमी को चलाने के लिए सस्टेनेबल कोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत है। तो जरा हम देखेंगे ये मेथड अगर हम यूज करेंगे, फॉलोइंग मेथड्स को अगर हम यूज करेंगे तो वी कैन कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज। दीज आर द नीड ऑफ द, ठीक है। सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम यूज करेंगे, इंडिविजुअल व्हीकल्स को कम करेंगे, फ्यूल बचेगा, ठीक है, मिनरल्स भी बचेंगे। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट यूज, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी जरूरत ना हो तो उस वक्त हम स्विच ऑफ करेंगे। हम हर दिन कई
यूनिट्स, कई लाख यूनिट्स हम पूरे इंडिया में बचा सकते हैं। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, पावर सेविंग डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दो तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई वी नीड टू कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज। तो हमने पहले ही भी कहा हमारी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारे हमारे प्लान्स को, लाइफ को चलाने के लिए एनर्जी रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस हिसाब से इफ वी कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइट दीज रिसोर्सेज, वन डे वी विल हैव अ लेस इन आवर हैंड्स। तो उससे क्या होगा, हमें ही नुकसान होगा, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। सो इन दैट कंसर्न वी नीड टू फॉलो सच मेथड्स जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ से हमारा ये सिंपल तरीके से हमने इजीली डिफाइन किया है चैप्टर नंबर 5 को, एंड मिनरल्स स्पेशली मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को। मिलते हैं एक और चैप्टर के साथ एक और नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप दोस्तों से इजाज़त लेना चाहेंगे। बस आपसे एक बात करनी है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे नोट्स आपको, इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी enjoy कीजिए, ठीक है। बी रेडी फॉर द एग्जाम्स एंड होप यू पीपल विल डू गुड।